ओके, तो भाई हमारी जो अभी तक जो हमने पढ़ लिया, वो हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स क्लियर कर लिए। पहला वाला जो था वो था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि एटम एक्चुअली कैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज थी जो एटम को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहीं, और जो जो उसकी लिमिटेशंस थी। सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो, सर जी हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, हम्म। तो उसमें जो डेफिनेशंस होती हैं वो आप मतलब लिखवा लेंगे तो इट विल बी अ बिट इजी फॉर अस। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, अभी से लिखवा दूंगा, बाकी पिछली वाली में कोशिश करूँगा आपको मिल जाए। ठीक है, ओके सर। डिक्टेट करा देंगे जी। ओके, तो भाई सेकंड वाला जो चैप्टर था, यानी कि चैप्टर नंबर 1, हमने जो बाद में पढ़ा, जो था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट और सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसके अलावा और क्या क्या पढ़ा था भाई, थियोरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं भाई हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में। चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले भाई एक पीरियोडिक टेबल ले आते हैं। एक मिनट, ज़रा पीरियोडिक टेबल लेकर आए। भाई पीरियोडिक टेबल दिख रही है सबको? यस सर। ओके, यस सर। तो देखो, अब ये पीरियोडिक टेबल में, अब ये देखो, सबसे पहला ग्रुप कौन सा होता है, अल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप होता है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड सो ऑन, आखिर वाला हेलोजन्स। ये ग्रुप 17 जो होता है, इसको हम हेलोजन्स ग्रुप कहते हैं। नोबल गैसेस वाला भाई लास्ट होता है। ऑक्सीजन फैमिली ये होती है। खैर, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इस चैप्टर में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल असल में ऐसी क्यों है, पहली बात। पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से ब्लॉक होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में कभी बताया होगा कि भाई इस ब्लॉक को हम कहते हैं एस ब्लॉक। इस वाले ब्लॉक को, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, इस वाले ब्लॉक को हम कहते पी हैं ब्लॉक। पी ब्लॉक। और अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ब्लॉक होता है, इसको हम कहते हैं जी डी ब्लॉक। अब अच्छा, पीरियोडिक टेबल के नीचे आपने दो वो देखे होंगे, दो लाइंस होती हैं, यस सर। है ना, वो होता है जी आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, अब ज़रा एक बात मुझे बताओ, एस, पी, डी और एफ कहाँ सुना है आप लोगों ने? एटॉमिक नंबर सेल हाँ जी, सब इलेक्ट्रॉनिक सब सब वेरी कॉन्फ़िगरेशन। गुड, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर सुना था आपने, बहुत बढ़िया। तो सुना था, तो फिर इसका मतलब वहीं से कुछ ना कुछ लिंक्ड है इसका, है ना, वहीं से कोई ना कोई लिंक है। अब ज़रा एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे एक बात पूछी थी, मैंने कोई एक क्वेश्चन दिया था आपको कि बच्चों एक बात बताओ, क्वेश्चन आपका ये है, मैंने आपको दिया था कॉपर एटॉमिक नंबर 29, कहा था कि जी इसका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, याद होगा आप लोगों को। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कैसे लिखा था जी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अरे सही लिखा है, नो सर। वेरी गुड, 3p6। सर वेरी फोर गुड, एस सर वन फोर थ्री एस डी वन एंड टेन 3D10। एग्जैक्टली, शाबाश, चलो बढ़िया। 4x1, 3p6, 4s1 एंड 3d10। अब देन जरा टेन एक बात टेन। बताओ, इसका टेन। एक बात बताओ, जो आखिरी वाला जो है, आखिरी जो इसका जो भी है, कौन से में आ रहा है, अरे डी में आ रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, तो डी। इसका मतलब ये है जो हमारा कॉपर होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। हमारा जो कॉपर है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है जी, यहाँ पर ये हैगा।
ठीक है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में आ रहा है? अरे भाई 5p में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन हमें कहाँ मिलेगा जी? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। हमें क्लोरीन यहाँ पर मिलेगा। तो असल में ये सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हम पीरियोडिक टेबल जो बनाते हैं वो किस वजह से बनाते हैं ऐसी, वो अब शायद आपको समझ में आया होगा कि जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था एस पी डी एफ, और उनके इलेक्ट्रॉन भरने का वो मतलब उनके उसमें इलेक्ट्रॉन को किस ऑर्डर में भरा जाएगा। सबसे पहले जैसे देखो, फॉर एग्जांपल मैं पीरियोडिक टेबल को इधर लेकर आता हूँ, पहले इरेज कर देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एक चीज़ आप लोगों ने शायद याद हो, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे सबसे पहले क्या भरा था जी? 1s2, सबसे पहले ऊपर 1s2, फिर उसके बाद वेरी गुड 2s2 एंड 2p6। अरे यस और नो? Yes, sir. यस सर। है ना? ये आपका ये हो गया, क्या हो रहा है यार ये? एक मिनट। हाँ, तो भाई हमारा 2s2 के बाद 2p6, उसके बाद क्या भरा था? 3s2। अरे यस और नो? 3s2। 3s2. और 3s2 के बाद 3p6. वेरी गुड 3p6। अब जरा एक बात बताओ, 3 के अंदर तो d भी आता है। अरे यस और नो? तो इसका मतलब 3p के बाद 3d भरना चाहिए, लेकिन 3d के बाद कौन भरता है भाई? 4s2। 4s। और 4s2 के बाद कौन भरा जाता है? अरे 3d10। 3d10। अब जब 3d10 के बाद क्या भरा जाता है जी? 4p6। 4p6। अरे समझ में आया जी क्यों है पीरियोडिक Yes, टेबल? sir. अब अच्छा ये चीज़ याद रखना कि ये जो डी ब्लॉक है ना आपका, ये आपका n-1 की वैल्यू पे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये चौथे नंबर पे आ रहा है ना, ये वाला डी चौथे नंबर पे आ रहा है, तो ये असल में ये 3d है। अगर ये वाला डी जो है ये 5वें नंबर पे आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा है? 4D। वेरी गुड, 4d है। अगर हमारा 6 नंबर पे आ रहा है, अगर हमारा 6 नंबर पे आ रहा है, हाँ जी, 5d। ग्रेट, वेरी गुड। ओके, चलो इतना समझ में आया पीरियोडिक टेबल के बारे में। थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसा ही क्यों लिखा था, ऑफ प्रिंसिपल का असल मकसद क्या था। अरे यस और नो? Yes, sir. अरे कोई है जिसको कोई डाउट है किसी तरह का? कोई है किसी को? यस सर, जी हाँ, कर पूछिए दीजिए। पूछिए, जल्दी पूछिए। रिपीट कर दीजिए वो स्टार्टिंग का जो हमने बताया। स्टार्टिंग का मैंने क्या बताया यार? बहुत सारी बातें बता दी, बहुत सारी बातें बता दी। आप ऐसे तो यार रिपीट। सर इलेक्ट्रॉनिक हाँ सर बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से ही क्यों लिखते हैं वाला? इस तरीके से ही क्यों लिखते हैं भाई? वो तो हमने ऑफ बो प्रिंसिपल बताया था, है ना? क्या था वो जी? n+l रूल है। सर मतलब जिसकी वैल्यू कम होगी नहीं। वो पहले आएगा, जिसकी बड़ी होगी वो बाद में आएगा। जी हाँ, मतलब एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये जो आपने रेड करके बताया था ये रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ओके, ये रेड लाइंस। अच्छा, तो भाई रेड लाइंस का मतलब असल में ये था, असल में इसका मतलब ये था, हम जब भी कभी भी, अरे ऑफ बो प्रिंसिपल याद है सबको? ये बताइए ज़रा। Yes, sir. Yes, sir. ऑफ बो प्रिंसिपल सबसे पहले क्या भरा जाता है? सबसे पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं जी? 1s के अंदर, ठीक है जी। तो ये देखो जी, ये भी 1s है, और याद रखना ये 1s है, हीलियम वाला जो है ना ये 1s है, 1p नहीं है। यस और नो? यस सर। 1s, Yes, sir. ठीक है। अब 1s इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब 1s के बाद कौन भरा जाएगा?
2s 2s। इसके बाद अब क्या है, अगला तो भाई 2s ही है, ये भी हमारा हो गया जी 2s। 2s के बाद क्या भरा जाता है? वेरी गुड, 2p। और 2p कहाँ है? जस्ट इसके बाद में ही 2p है। और 2p के बाद क्या भरा जाएगा? 3s भरा जाएगा। लो जी 3s भर दिया, बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस में जैसे चल रहा है। अब 3s के बाद क्या भरना चाहिए जी? 3s के बाद 3p भरना चाहिए, तो जी लो 3p 3p भर दिया हमने। और 3p के बाद क्या भरा जाएगा? 4s 4s भरा जाएगा। हम 3d बाद में भरते हैं 4s से, इसका भी रीज़न आपको मालूम है, क्योंकि 4s की और 3d की n+l वैल्यू बराबर होती है। लेकिन ये तो s है, ये d है, तो s को हम पहले भरेंगे, d को हम बाद में भरेंगे। अरे यस और नो? yes सर। ठीक है, अच्छा जी। तो पहले हम 4s भर दिया, ये 4s है। उसके बाद जो भरेंगे ये है हमारा 3d। अब 3d के बाद क्या आता है जी? वापस से 4p, ये हमारा 4p आ गया। ऐसे करके हम भरते हैं, आगे चलते रहते हैं। अब आप जब आगे भरते रहोगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि f ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ से आएंगे और यहाँ पे आएंगे, इन दोनों के बीच में f ब्लॉक एलिमेंट्स अभी धीरे धीरे करके आते रहेंगे। ठीक है, अभी एक हिंट दी है कि जी ऐसे ऐसा होगा। ओके, अब ये बात क्लियर हुई? yes sir ओके Yes, sir. ग्रेट। सर अब हमें इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब के पहली बात तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके नाम अभी तक नहीं मालूम हमें। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ। एक एटॉमिक नंबर है 120। एटॉमिक नंबर 120 का कोई नाम तो अभी तक आया नहीं है, या आ गया? नो सर। नहीं आया No, अभी तक, sir, नहीं 118 आया। तो तक आया। हाँ वेरी गुड, 118 तक आया है, इसका तो नाम आया नहीं। अगर इसका नाम नहीं आया तो हम इसको कैसे नाम देंगे? तो याद है IUPAC? अरे IUPAC याद है सबको? Sir, Yes, sir. है ना, क्लास 10th में पढ़ा था जो IUPAC नेमिंग होती थी। तो ऐसे ही 100 से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की IUPAC नेमिंग भी होती है। कैसे होती है, क्या रूल्स हैं, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जी हम ये चीज़ें इसमें देखेंगे, उनके नाम कैसे देते हैं। इसके अलावा हम इसमें जो अच्छा केमिस्ट्री में आप 99% क्या देखोगे कि कोई भी चीज़ या तो इलेक्ट्रॉन ले रही है या इलेक्ट्रॉन दे रही है। ओके, हमेशा क्या होता है जी? या तो इलेक्ट्रॉन लेना होता है या इलेक्ट्रॉन देना होता है। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिएक्शंस पढ़े होंगे, रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमेशा याद रखो, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो हमेशा याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का लेना देना चलता है जी केमिस्ट्री में, हमेशा। अब किसी भी एटम में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी जी उसे। अरे देनी पड़ेगी या नहीं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? अरे भाई तुमसे पैसा छीनने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए। yes एग्जैक्टली, है ना? तो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू एनी एटम टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। वो कुछ एक एनर्जी होती है, उसका नाम होता है, बिल्कुल बताएंगे, आगे बताएंगे। इलेक्ट्रॉन देने के लिए, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन गरीब। अरे भाई स्टार्टिंग में बताया था हमारे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, गरीब होते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब उनको आप इलेक्ट्रॉन दोगे, अरे भाई किसी मजदूर को आप पैसा कब देते हो? जब उससे एनर्जी ले लेते हो। तो द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एनी एटम, वो एक तरह की एनर्जी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाली एनर्जी को हम जो कहते हैं वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मतलब सुन लो एटलीस्ट। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली एनर्जी जो होती है, जो बैटल्स वगैरह में होती है, ठीक है, वो दी जाती है, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, इसके अलावा नए कंसेप्ट पढ़ेंगे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जैसे आपको मालूम है फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन मेटल्स हमारे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, ये भी देखेंगे आगे। तो भाई कंबाइंड सारी बातें मिलाकर ये है
कि अब हमारा केमिस्ट्री असल में स्टार्ट हो रही है। आप अगर ये समझ जाओगे, इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझ जाओगे, तो आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह पढ़ने के लिए, अगर इसको आराम से समझ जाओगे। ठीक है, समझने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ट्रेंड है वो याद करने। जैसे आपने क्लास 10th में याद रखा होगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। अरे क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो क्या होता है जी? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचने लगते हैं, और जब ज़्यादा खींचने लगते हैं तो उसका साइज रिलेटिवली छोटा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। अरे भाई क्लास 10th की बातें हो रही है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? No, sir. ठीक है, नो सर। ओके सर। हीलियम तो एस ब्लॉक का है, लेकिन पी के ऊपर क्यों रखा है? भाई ऐसा है, असल में हीलियम जो है ना, हीलियम भाई साहब के पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है 1s, और वो बिल्कुल फुल्ली फिल्ड है। और फुल्ली फिल्ड होने का मतलब है ना ये इलेक्ट्रॉन ले सकता और ना ये Yes. दे सकता। और अगर जो चीज़ ना इलेक्ट्रॉन दे सके, ना ले सके, और शेयर भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो ना ले सके, ना दे सके, ना शेयर कर सके, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं जी? नोबल गैसेस कहते हैं। तो इसलिए वो नोबल गैस कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, इसलिए उसको हम नोबल गैस कैटेगरी में रखते हैं। सर ये स्टेबल होते हैं? बिल्कुल हाईली स्टेबल होता है। जितनी नोबल गैसेस हैं वो सारी हाईली स्टेबल होती हैं। अकेला एटम भी एग्जिस्ट कर जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने देने शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अच्छा जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है? अरे जल्दी जल्दी बताओ भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. ओके ओके, चलिए आगे आते हैं। तो यहाँ तक हमने पीरियोडिक टेबल की बात करी, तो भाई समझ में तो आने लगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अच्छी बात। अब ज़रा इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं कि असल में पीरियोडिक टेबल आई कहाँ से। तो हमारे सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? दो ब्रैंड नहीं, वो तो डेबर्नियर ट्रेड्स थे। नील बोहर। नील बोहर नहीं, नील बोहर ने तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई थी भाई। वेरी गुड, मेंडलीव भाई। मेंडलीव साहब जो थे, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी। अब मेंडलीव बेचारे थोड़े से, मतलब कह सकते हैं कि उनको इतनी नॉलेज नहीं होगी उस टाइम पे, ऑब्वियसली यार, इतनी कहाँ बेचारे। तो उन्होंने, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, पीरियोडिक टेबल का बनाने का लॉ दिया। उन्होंने ये कहा कि जी ऐसा होता है, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़रा गौर से सुनना, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मास पर। किस पे जी? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पर। एलिमेंट की प्रॉपर्टी का मतलब उसकी रिएक्टिविटी, उसका बिहेवियर, उसके रिएक्शन, सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो उसके मास पर डिपेंड कर रहा है। किसने कहा था जी ये? मेंडलीव। मेंडलीव ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट जो लिखी जाती है वो ये लिखी जाती है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। और मेंडलीव ने ही पहली बार ये बताया था कि जी आपके जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और ग्रुप्स कैसे होते हैं जी? वर्टिकल होते हैं। वर्टिकल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में? मतलब अभी पीरियोडिक टेबल के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी ये नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, कि मेंडलीव साहब ने ऐसा ऐसा कहा था। अरे इसमें किसी को डाउट है? उन्होंने So could you please repeat the law? the properties of the elements are periodic functions of their atomic mass. Okay? Yes, sir. Yes. चलें, बढ़िया। अब भाई मेंडलीव साहब ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। अब बनाने के बाद बहुत बढ़िया भी बनी, और उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें भी उसमें करी कि जी कुछ जो एलिमेंट उस टाइम पर
डिस्कवर नहीं हुए थे उनकी जगह छोड़ दी थी, और जो हो गए थे उनको ऑब्वियसली रख दिया था। अब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कंट्राडिक्ट करने लगी। सबसे पहली बात ये थी कि कोई मुझे बता दो, क्या किसी का मास देखकर आप बता दोगे कौन कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा? अदील सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये मायरा आपने 2 डिवाइसेस से किया हुआ है ज्वाइन? यस मैम। मायरा आपने 2 डिवाइसेस से ज्वाइन करा हुआ है? प्लीज मुझे बताइए, अगर नहीं किया हुआ तो ये दूसरी मायरा कौन है? मैम मैंने 2 डिवाइसेस से ज्वाइन कर रखा है। ओके ओके, क्या आपका दूसरे डिवाइस पे वो नहीं आ रहा है सिग्नल सही से? यस मैम। मैम वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। ओके ओके ठीक है, थैंक यू अदील। ओके हमें क्या ज़रूरत ही है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की? वाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स? बहुत बढ़िया। अरे भाई ऐसा था, असल में मैं बताऊं, मैंने आपको 1000 सिक्के दे दिए, मुझे नहीं पता कितने कैसे कैसे थे। अब आप क्या करोगे उनको, क्या करोगे जी, अपने आप बता दो क्या करोगे? अरे क्लासिफाई करोगे, नहीं करोगे? 1 के अलग, 2 के अलग, 5 के अलग, 10 के अलग, 20 के अलग। अरे यस और नो? यस सर। चलो उसको Yes, sir. ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि जी 1 रुपए का सिक्का कौन सा है, 2 रुपए का कौन सा है। हम वी आर वेरी इलिटरेट पीपल, ओके, कोई बात नहीं भाई। कॉपर के सिक्के अलग कर लेना, अरे आयरन के अलग कर लेना, ब्रास के अलग कर लेना। अरे किसी न किसी सारे कॉपर के हुए तो है बेटा, अगर सारे कॉपर के हुए तो छोटे बड़े होंगे, तो छोटे छोटे एक साइज़ के अलग कर लेना, बड़े बड़े अलग साइज़ के। भाई हम किसी भी चीज़ की क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि उसकी स्टडी को आसान बना सकें, उसकी पढ़ाई को आसान बना सकें। पीरियोडिक टेबल देखो, असल में एक चीज़, एक तो मैं कड़वा सच बताऊं जो हमारे इंडिया में नहीं माना जाता, पीरियोडिक टेबल असल में बनाई ही इसीलिए गई थी कि एलिमेंट्स को हमें याद ना रखना पड़े। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सर हमें तो याद करा देते। हमें तो याद करा देते हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ में पीरियोडिक टेबल बच्चों को देते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, कभी और बात होगी इस टॉपिक पर आराम से। वैल्यू कोई चेंज हो, किस चीज़ की वैल्यू चेंज होगी? किस चीज़ की वैल्यू चेंज होगी भाई? 1000 की सीबीएसई बोर्ड में नहीं दी जाती, आईसीएसई में दी जाती है। हाँ, इंडिया में मतलब यार वो इंटरनेशनल बोर्ड है शायद, और कैम्ब्रिज बोर्ड में भी दी जाती है, मतलब सब में है। सीबीएसई थोड़े से ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया है, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, इतना मत रो, ठीक है। याद करना भी तो अच्छी बात है ना। अब फॉर एग्जांपल मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल याद है, अप्रॉक्सीमेट पूरी याद है, बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन तकरीबन सारी याद है, तो वो प्रैक्टिस से हो जाती है। और अब ये है कि ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार पेपर निकालने की या फ़ोन में देखने की पीरियोडिक टेबल को। एटॉमिक नंबर्स याद हैं, एटॉमिक मासेस याद हैं। अब धीरे धीरे करके जब प्रैक्टिस में लाओगे तो याद हो जाएगी अपने आप, मतलब उस चीज़ से मत घबराओ। है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ज़रा कोई बताओ ज़रा, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था? अरे क्या था? बहुत बढ़िया, एटॉमिक मास से डिपेंड करता था। अब चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, हम बात मान लेते हैं मेंडलीव साहब की कि मेंडलीव साहब ने कहा होगा, हो सकता है ठीक कहा हो। लेकिन जब हमने चेकिंग करी उनकी पीरियोडिक टेबल की, तो पता ये लगा कि हमारा जो आर्गन होता है, और आर्गन के बाद आता है हमारा पोटेशियम, ओके। तो आर्गन के अंदर, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, अभी नंबर की बात हो रही है जी, मास की नहीं, 90। ठीक है, पोटेशियम का होता है 90, बहुत बढ़िया। तो जो हमारा आर्गन का जो एटॉमिक मास है और पोटेशियम का एटॉमिक मास है, आर्गन का जो होता है वो होता है 40 और पोटेशियम का होता है जी 39। अब मेंडलीव के हिसाब से कौन पहले आएगा? पोटेशियम। बाद में कौन आएगा जी? आर्गन। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, जबकि ऐसा कभी नहीं होगा। पोटेशियम के बाद फौरन आर्गन नहीं आ सकता भाई। पोटेशियम के आसपास तो उसके जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना। अब पोटेशियम के आसपास की बात करी जाए तो भाई सारे के सारे मेटल्स होंगे, और आर्गन तो एक नंबर का नॉन मेटल।
भाई आर्गन नोबल गैस ही तो है। यस सर। यस और नो, यस सर। है ना। तो भाई यहाँ पर इनकी एक लिमिटेशन आ गई कि हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में थोड़ा सा फर्क है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ी थी मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल में। दूसरी इनकी लिमिटेशन ये थी कि भाई जब बाद में एक आइसोटोप्स का कंसेप्ट आया था, क्या होते हैं जी आइसोटोप, जरा कोई बताए। सेम एटॉमिक नंबर। वेरी गुड वेरी गुड। different mass. एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट। अलग होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब जब बाद में देखा गया, ओके भाई ऐसा था, आपने क्लोरीन को 35 पर लगा दिया था, क्लोरीन को 35 पर तो लगा दिया था, लेकिन 37 भी तो क्लोरीन होता है। अब क्या करेंगे? अरे भाई अब क्या करेंगे? इसका मतलब कोई गड़बड़ी है। एटॉमिक मास किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। भाई सर क्लोरीन आप तो दो लिमिटेशंस तरह बता के रहे हैं, हैं बेटा। आप लिमिटेशंस बता रहे हैं। जी हाँ, ये लिमिटेशन ही तो हैं। ये भी लिमिटेशन है जी। पहली लिमिटेशन ये है, ये हमारी दूसरी लिमिटेशन है कि आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। ठीक है, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं मिल पा रही थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल हम तीसरी लिमिटेशन की बात करें तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। क्योंकि रीज़न ये था कि भाई ऐसा था, हाइड्रोजन कभी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कभी तो मेटल शो कर रहा है अपने आप को, और कभी क्या शो कर रहा है जी अपने आप को? नॉन मेटल। क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है। तो मेंडलीव परेशान, इसको ग्रुप 1 में रखूं या ग्रुप 17 में? तो हाइड्रोजन की जो प्लेस थी, द प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन वाज नॉट वैलिड कह सकते हैं, वॉट नॉट सर्टेन कह सकते हैं। कोई सर्टेन वैल्यू नहीं, सर्टेन पोजीशन नहीं थी हाइड्रोजन की मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ओके यस सर। यस सर। ठीक है, अब आखिरी मीटिंग ओवर। ओके तो भाई पहली लिमिटेशन ये थी कि पोटेशियम और आर्गन के बीच में लड़ाई हो गई थी। क्या लड़ाई हो गई थी? जब आर्गन का एटॉमिक नंबर छोटा था, पोटेशियम का ज़्यादा था, लेकिन एटॉमिक मास इनका उल्टा था। तो भाई परेशानी आ गई, क्या किया जाए। दूसरी बात ये थी कि जो आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी पीरियोडिक टेबल, उसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एक ही क्लोरीन को दो अलग अलग जगह चाहिए थी। 35 वाली जगह भी उसे चाहिए थी, 37 वाली जगह भी उसे चाहिए थी। ये भी ऑब्वियसली नियरली इम्पॉसिबल था किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक एटम दो जगह घेरे। तीसरी बात क्या बोली हमने कि हाइड्रोजन की प्लेस जो थी वो क्या नहीं थी जी? सर्टेन कोई प्लेस नहीं थी। वो ग्रुप 1 में भी आ रहा था और ग्रुप 17 में भी आ रहा था। तो ये हमारी है। ठीक है जी। आखिरी जो है, आखिरी फॉर एग्जाम्पल सिमिलर एलिमेंट्स एक ग्रुप में नहीं आ पा रहे थे। सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है जी, आप ये लिख सकते हो, केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स are placed in different groups, are placed in different groups। क्या मतलब है जी? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूँ, कॉपर है, ठीक है, और मरकरी है,
ये दोनों एक ग्रुप में नहीं आ पा रहे थे। ओके सर क्यों? अब वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट हुआ था ना इसका। देखो हम मॉडर्न की बात करेंगे, मॉडर्न की बात, एक मिनट, मॉडर्न की बात करेंगे तो देखो जी हमारा डी ब्लॉक के अंदर कॉपर भी आ रहा है, यह हैगा, और Hg भी आ रहा है। एक मिनट मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी कैसी। एक मिनट, सर यस सर मेंडलीव ने ही तो पीरियोडिक टेबल बनाई है, तो आप कौन सी पीरियोडिक टेबल दिखा रहे हैं? मेंडलीव ने अपनी अलग बनाई थी ना, जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो नील बोर ने बनाई थी। ये है जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हाइड्रोजन की तो भाई कोई जगह सर्टेन थी ही नहीं, कभी वो यहाँ आ रहा था, कभी वो यहाँ आ रहा था, ठीक है। और अब देखो जी आर्गन यहाँ आ रहा है, पोटेशियम यहाँ आ रहा है, जबकि होना कैसा चाहिए जी, जबकि कैसा होना चाहिए, ये है तो ठीक, पोटेशियम। हाँ किसके हिसाब से, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के हिसाब से आर्गन बाद में आना चाहिए, पोटेशियम पहले आना चाहिए, लेकिन उसने खुद ने गलती कर रखी है। लो देखो, इसके अलावा अजीब ही पीरियोडिक टेबल है, खुद ही आपको दिख रही होगी यार, मैं क्या कहूँगा। अब जैसे बेरियम है, कहाँ बेरियम और कहाँ मरकरी, बेरियम और मरकरी की प्रॉपर्टीज तकरीबन अलग होती हैं बिल्कुल ही, ठीक है, लेकिन उन्हें एक ही ग्रुप में रख रखा है। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें या इसकी भी अगर हम बात करें तो देखो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रैंडन, इसने तो ये तो सही से अरेंज कर रखे हैं सबको, है ना। ये तो उसने सारी की सारी जो जीरो ग्रुप जो दिया है उसने सारी की सारी ये तो सही लिखे हैं या नहीं। अरे भाई सारे वो क्या हैं ये, अरे नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस। तो इसका मतलब हमारा ये होता है एक ग्रुप में जो अगर चीज़ें आ रही हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, ठीक है। अब जैसे कॉपर यहाँ है, अब कहाँ कॉपर और कहाँ पोटेशियम, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात ये है, एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स भी आ रहे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, और जैसे फॉर एग्जांपल पोटेशियम है और आपका इस टाइम मिल भी तो नहीं रहे अपने एलिमेंट्स, नहीं हो गया, जैसे मरकरी आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और आपका निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, एलिमेंट्स भी तो नहीं मिल रहे यार, खैर रिलेटेड भी, अब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मतलब कुछ भी हो रहा है इसमें, ठीक है। मेन कहने वाली बात यह है कि भाई ऐसा है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक ग्रुप की एक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक तो ठीक था, लेकिन कॉपर आ गया वहाँ पर, सिल्वर आ गया, गोल्ड आ गया, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती, ओके। सो दैट्स वाई इट वाज नॉट एज मच एफिशिएंट जितनी होनी चाहिए थी, इतनी एफिशिएंट नहीं है। इसके बाद जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब दे दी गई, उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मोसले। क्या नाम था? क्या नाम था? हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने पीरियोडिक लॉ दिया, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। अब ज़रा एक बार मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बताएं ज़रा कोई। एटॉमिक मास। उसने क्या कहा जी? जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो फंक्शन होती है किसका? एटॉमिक मास का। किसने कहा? मेंडलीव ने। अब जो हमारा हेनरी मोसले आया, हेनरी मोसले ने कहा नहीं जी मेंडलीव साहब आप गलत कह रहे हो, असल में द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक
नंबर। नंबर। हेनरी मोसले ने सिंपल सी बात कही कि जी एटॉमिक नंबर पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब नील बोहर ने बात सुनी, अच्छा जी आप ऐसा कह रहे हो, कोई बात नहीं, मैं आप पीरियोडिक टेबल बना दे रहा हूँ। तो इसलिए नील बोहर ने पीरियोडिक टेबल बना ली। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई? नील बोहर ने। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया था हेनरी मोसले ने। ठीक है, अच्छा जी, अरे यस और नो? सर टेबल हेनरी मोसले ने दिया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यस। और पीरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई नील बोहर ने। नील बोहर ने, ठीक है। खैर चलिए, अब तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तो एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको क्या नहीं मिल रहा? भाई सब कुछ तो मिल रहा है। भाई हमारे कितने ग्रुप हैं? कितने ग्रुप हैं जी? अरे 18 ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं, ठीक है। और 7 क्या है हमारे? पीरियड्स हैं। पीरियड। ठीक है, जिसके अंदर हर ग्रुप एक अपने तरह की अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ओके, अगर इसका लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द लॉन्ग, इसको हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ठीक है, लिखिए जी। The position of placing isotopes was justified. आइसोटोप्स को रखने की जो जगह थी वो जस्टिफाई हो चुकी थी। क्या जस्टिफाई हो चुकी थी? भाई ऐसा है, अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17 होता है। एटॉमिक मास क्या क्या होता है जी? 35 होता है और 37 होता है। 37। अगर हम मेंडलीव की बात करें तो क्लोरीन एक क्लोरीन को 2 जगह चाहिए थी, लेकिन इस वाली पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एक क्लोरीन को एक ही जगह में काम चल जाएगा। इसी में क्लोरीन 35 आएगा और इसी में ही 37 आएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर से बात चल रही है हमारी। ठीक है, तो हमारी जो आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, द पोजीशन ऑफ प्लेसिंग आइसोटोप्स एट वन प्लेस वॉज जस्टिफाइड। आइसोटोप्स को एक ही जगह पे रखना जस्टिफाई हो चुका था। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है, द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स, द पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स which were misfit on the basis of atomic mass, on the basis of atomic mass is now justified. Sir, which were misfit, fit नहीं हो रहे थे जी, misfit थे on the basis of atomic mass. एटॉमिक मास के हिसाब से वो एलिमेंट फिक्स नहीं हो पा रहे थे जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो अब फिक्स हो गए थे उनके एटॉमिक नंबर की वजह से। सर एटॉमिक मास क्या है? क्या बेटा? एटॉमिक मास क्या है? is now justified, is now justified on the basis of its atomic number, is now justified on the basis of its atomic number. ठीक है, जैसे आर्गन और पोटेशियम वाली जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर सॉल्व हो गई थी। मेंडलीव ने लिख तो दिया लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन हमारे कौन से किसने, जो हमारे क्या नाम है, नील बोहर साहब ने जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई तो वो जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि ऐसा है, इसलिए आर्गन पहले आएगा और पोटेशियम फिर बाद में आएगा। सर आइसोबार्स को प्लेस करने में प्रॉब्लम नहीं हुई? क्या बेटा? आइसोबार्स को प्लेस करने में प्रॉब्लम नहीं हुई? मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। She is asking क्या बोला आप? करने में प्रॉब्लम नहीं हुई।
आप लिख दो आप। सर शी इज सेइंग कि आइसोबार्स को प्लेस करने में प्रॉब्लम नहीं हुई। आइसोबार्स को प्रॉब्लम नहीं, किसके अंदर? मेंडलीव के अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऑब्वियसली वहाँ तो एक डब्बे में 2 एलिमेंट आ जाते फिर। अरे एक ही जगह पर 2 एलिमेंट आ जाते हैं ना अगर आइसोबार्स की बात की जाए। जैसे कैल्शियम भी 40 होता है, उसके अगला भी अगर 40 मतलब मिल गया, ठीक है, तो एक ही 40 वाले बॉक्स में 2 एलिमेंट लिखने पड़ते, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। तो यस, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर, सही है। नो सर। नो सर। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात जी। आइसोबार की भी प्रॉब्लम आई थी मेंडलीव के साथ, लेकिन यहाँ तो कोई सीन ही नहीं है। आइसोबार कितना ही एटॉमिक मास सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर तो अलग ही है ना। जब एटॉमिक नंबर अलग है तो कोई बात नहीं, अलग अलग लिखा जाएगा उसे भी। और लास्ट एडवांटेज जो है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है, तो बहुत सारी जो आप लिख सकते हो, वो ये है। कहता जी हाँ, पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट्स व्हिच वर मिसफिट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। बस इतना atomic ही mass पॉइंट। is now justified on the basis of its atomic number. Is now justified on the basis of its atomic number. ओके, तो फिर लास्ट पॉइंट हमारा है द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। The position of elements in the periodic table is governed by the electronic configuration, which determines its property. यानी कि क्या मतलब, एलिमेंट की जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से है। मैं बता चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी मैं फिर से बताऊंगा। उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से है, और वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसकी प्रॉपर्टी भी बता देता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लगता है। ठीक है, आओ जाओ जी, अब थोड़ा सा now क्या बेटा? governed by is governed by the electronic configuration, configuration which determines their property, okay. Yes, sir. ठीक, चलिए जी, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाए तो इसके अंदर 18 तो ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स। वेरी गुड। अब ज़रा एक बार थोड़ी सी पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। गूगल से ले लेते हैं। ये आ गई जी हमारी पीरियोडिक टेबल। थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ऊपर की साइड। अच्छा जी, अब ज़रा एक बात बताओ बच्चों, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, ज़रा देखो आराम से, गौर से, आप भी थोड़ा थोड़ा मुझे बताते रहो। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरूं? 2। वेरी गुड, 2 भरे जाते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2s के अंदर कितने भरूं? 2। इसका मतलब ये है कि आप लोग जानते हो कि s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। अब जरा गौर से देखो कि एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप हैं? 2। हाँ जी, तो
जो इलेक्ट्रॉन है S के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बता रहे हैं कि वो कौन से वाले ग्रुप में है। ठीक है, आगे देखो। अब जरा P का मुझे बता दो जी, 2P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. 6 होते हैं। अरे यस और नो, 6 होते हैं। अब जरा मुझे बताओ ये वाला P के अंदर कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप। 6 है नहीं है? 6. ठीक है। अब जरा एक चीज और देखो, मैं आपसे कहता हूँ, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ जी आपके सामने। अब जरा गौर से देखो, 1s2 2s2 2p3। अब जरा मुझे जल्दी से ये बता दो कि कौन सा एलिमेंट है ये, बिना एटॉमिक नंबर देखे हुए। नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन. वेरी गुड, नाइट्रोजन। क्या मतलब जी? सेकंड वाले किस में? ये जो आपका N जो है ये क्या है? N क्या होता है आपका? ऑर्बिट, सॉरी शेल। ये शेल आपका पीरियड शो करता है। कौन सा पीरियड है? ये आपका शो करता है जी कौन सा ब्लॉक है, और ये आपका शो करता है जी कौन सा ग्रुप है। तो सेकंड पीरियड के अंदर P ब्लॉक में चले जाओ और P ब्लॉक में चले जाओ और P ब्लॉक में पूछ लेना कि तीसरा पीरियड पे कौन सा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा नाइट्रोजन मिलेगा। तो इसका मतलब ये एड्रेस नाइट्रोजन का है। अब ज़रा देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जादू, कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें ये भी बताता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, और ये भी बताता है कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ मिलेगा। अरे समझ में आई बातें? यस सर. किसी को कोई परेशानी? सर प्लीज ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल सर एक बार दोबारा रिपीट कर दिए. ओके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पूरा क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? अरे भाई नील बोर को मिलता है, उसी को ही मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया था उसने। खैर हम बात ये कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बताता है। अरे इलेक्ट्रॉन बताता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा। अरे यस और नो, अगर मैं आपसे बात करूँ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दिया और मैं आपसे पूछूं ये P के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, आप ये कहोगे ना कि दूसरे शेल के अंदर आप चले जाओ, उसके अंदर P ऑर्बिटल आपको मिलेगा और P के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वही इसका एड्रेस है, यही कहोगे ना आप। अरे यस और नो? अरे क्वांटम नंबर भूल गए? अरे सर ये जो आपने 2p3 लिखा है, इसमें 3 से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? 3 से रिप्रेजेंट, ये आप जो असल में अब कुछ बच्चों ने ये पावर्स लिख रखी हैं, ये पावर्स होती हैं। बेटा ये पावर्स नहीं होती हैं, ये असल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन शो करते हैं कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। सर ये लिखना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल कॉन्फ़िगरेशन? 100%, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ, देखो अब आपने पूछा कि सर ये ज़रूरी है, मैं बताता हूँ क्यों ज़रूरी है। अब ज़रा देखो, ये हमारा नाइट्रोजन है। भाई नाइट्रोजन ज़रा बताओ कोई मेटल होता है नॉन मेटल? नॉन मेटल होता है ना। आप ज़रा एक बात बताओ, P के अंदर आप कितने बॉक्सेस बनाते हो? P के अंदर 3 बॉक्सेस बनाते हो, नहीं बनाते? यस। अरे 3 डब्बे बनाते हैं हम लोग। यस सर। है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे अगर, तो 3 इलेक्ट्रॉन मैं कैसे भरूंगा? अरे सिंगली ऑक्यूपाइड भरूंगा, सिर्फ अकेले। अरे यस और नो? यस सर। अब जरा बताओ ये गरीब है या अमीर है? गरीब. अरे गरीब है भाई, बिल्कुल सही बात है, गरीब है। इलेक्ट्रॉन निकालने के, अच्छा ये अमीर कब होता? सवाल ये भी तो है। या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते, जैसे इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो ये गरीब होता। एक ही है, क्या करेगा, वो भी रख के निकाल देगा। ठीक है, वो होता है अमीर। ठीक है, गरीब कौन है? गरीब असल में गरीब है कंजूस। जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो आदमी कंजूस हो जाता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो एटम भी कंजूस हो जाता है, और कंजूस एटम को हम नॉन मेटल कहते हैं। अरे समझ में आई बात? यस सर। ओके ग्रेट। यस। अब वापस आते हैं नाइट्रोजन की पोजीशन पे। मैंने पोजीशन के बारे में ये बात बताई थी कि बेटा ऐसा है, आप ये देखो कि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जा रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ भरा जा रहा है।
तो इसका मतलब ये है, ये जो है हमारा 2 जो है ये हमारा पीरियड है, P जो है हमारा ये ब्लॉक है, और ये 3 जो है ये हमारा ग्रुप है। इसका मतलब सेकंड पीरियड में P ब्लॉक के अंदर तीसरे नंबर का ग्रुप, तो सेकंड पीरियड में P ब्लॉक के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर का जो है ये हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा यूज है। पहला यूज क्या था कि हमें पता करना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा हमें एटम के अंदर, और दूसरा क्या है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में हमारा एटम कहाँ मिलेगा। अरे समझ में आई बात? किस कोई है जिसको अभी भी कंफ्यूजन है? सर पहला यूज समझा दीजिए। पहला यूज ये है कि हमारा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलेगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन inside the atom, and the electronic configuration is the address of the atom inside the periodic table. वो उसके इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, और वो एटम भी बताता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एटम हमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, आओ जी एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 लो, कुछ मत देखो, आखिर वाला देख लो 3d6। इसका अब देखो जरा, मैंने एक चीज बताई थी भाई, 3d कौन सा वाला है भाई? 3d ये वाला है। चौथे नंबर पे जो d आएगा वो हमारा 3d होगा, यह बता दिया था मैंने। ये जो d का हम लिखते हैं ना, तो n-1 लिखते हैं जी। तो हम जो D लिखते हैं वो n-1 लिखते हैं। ओके, Fe आयरन है ना? तो हमारा क्या आ गया जी? आयरन आ गया जी, आयरन Fe। तो ये हमारा आयरन है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? सर हाँ बोलिए। सर थर्ड पीरियड में तो आयरन आ ही नहीं रहा। अरे अभी तो बताया बेटा सर अगर हाँ पूरी बात तो सुन लिया करिए। जो हम D लिखते हैं वो n-1 D लिखते हैं। ये जो मेरा D है ये है तो चौथे नंबर पे, लेकिन ये हमारा n-1 है, यानी कि 4-1 = 3D। ये हमारा 3D है, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D है। ओके सर जैसे नाइट्रोजन थर्ड पे था, आयरन तो नहीं है सिक्स्थ पे? क्यों नहीं है भाई? 1 2 3 4 5 6। अरे डी ब्लॉक तो यही है भाई। ओके सर, हम स्टार्टिंग से वो कर रहे थे। हाँ वही तो, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जरा जर्नलाइज्ड फॉर्म लिख लो, जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स, जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ द ब्लॉक्स। इससे आपको और थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी चीज़ एस के अंदर आ रही है, अगर एस ब्लॉक की बात करूँ मैं, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा होगा, अंदर तो कुछ भी हो सकता है, 1s2 2s2 2p6 एनीथिंग। यहाँ पर आपका बाहर आएगा n। n क्या है भाई? n क्या है जरा बता दो जल्दी से। नंबर ऑफ शेल्स। पहली बात तो नंबर ऑफ शेल होता है, और पीरियोडिक टेबल में n क्या होता है? पीरियड। n जो है ये पीरियड है, ठीक है, n पीरियड। और ns 1 से लेकर 2 के बीच में अगर कोई वैल्यू है, या 1 या 2, ऑब्वियसली 2 ही वैल्यू हो सकती है। ns 1 या 2 है तो हमारा s ब्लॉक में आएगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल लिख लो जी, 1s2 2s2 2p6 3s1। बता दो जी एलिमेंट, बता दो जल्दी से सीधा। अरे 3 के अंदर s में पहला एलिमेंट, 3 के अंदर s में पहला एलिमेंट सोडियम। अरे कोई परेशानी है बच्चों? ऐसे ही अगर मैं इसको 2 लिख दूं, 3s2 लिख दूं, तो सिंपल सी बात है, 3 के अंदर s के अंदर दूसरा एलिमेंट, तो सेम 3 के अंदर s के अंदर दूसरा एलिमेंट, तो मैग्नीशियम। तो s का जो जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होता है ns
1 एंड 2। ऐसी है अगर मैं P की बात करूं तो P ब्लॉक के अंदर जो जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, हम ये ब्रैकेट बनाना ज़रूरी होता है। इसका मतलब इसके अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है जी इनके अंदर? इनर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और P के अंदर हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं क्या बेटा? फिर तो मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं यानी एटम के बाहर। यार एक बात बताओ बच्चे, ये इनर इलेक्ट्रॉन ही तो हैं। अरे ये तो इनर इलेक्ट्रॉन है, हम तो आखिर के लिए बात कर रहे हैं ना। अरे वैलेंसी भूल गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भूल गए क्लास 9th को। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आई थॉट एटम के बाहर भी होते हैं। नहीं, एटम के बाहर थोड़ी होते हैं यार। एटम के बाहर कैसे जाएंगे इलेक्ट्रॉन? सर जी हाँ सर हम NS1 लिखेंगे, उसके तो कोई इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। क्या बेटा? सर NS1 से पहले तो कोई इनर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। NS1 से बेटा 1s1 से आप कहो, 1s1 से पहले कोई नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं 2s1 की बात करूं तो उसके अंदर 1s1 तो है ऑलरेडी। ये सर वो तो है, बट 1s1 से पहले 1s1 क्या ऑब्वियसली आ रही है, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब ठीक है, हम P ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो P ब्लॉक में कुछ भी अंदर तो होगा। यहाँ याद रखना जी NS2 ही होगा, और इसके बाद सेम N सर थोड़ा स्क्रीन शिफ्ट कर दिए। ओके जस्ट NS2 तो होगा, लेकिन NP जो होगा वो 1 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये होगा जी जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द P ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके सर P का समझ नहीं आया। P का दोबारा समझ में बता नहीं दीजिए आया? प्लीज। अरे NP 1 से 6 तक इतना तो समझ में आ गया यस सर। है ना। ये समझ में नहीं आया सर इसमें आपने NS2 क्यों लिखा? अरे प्यारे बच्चों, हमेशा कभी भी जब P भरोगे बिना उसके S वाले के कैसे भर दोगे P? अगर आपको ये वाला P भरना है तो पहले तो ये वाला S भरना ही पड़ेगा, जब ही तो P भरोगे। और याद रखो हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अच्छा देखो हर एटम में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो आखिरी वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से होते हैं जी, बता दो दोबारा से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आखिरी वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जरा मुझे नाइट्रोजन के अंदर बता दो जी कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। अरे भाई ये आखिरी का ही तो है, दूसरा जो है ये आखिरी ही तो है, तो 3 और 2 5, तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ ये मैग्नीशियम की वापस से, तो मैग्नीशियम के अंदर आखिरी कौन सा शेल है जी, तीसरे नंबर का है, तो सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2 हैं। इसलिए याद रखो, अगर मैं P की बात करूंगा तो P के अंदर S को भी इंक्लूड करूंगा, P को भी करूंगा। ये चीज याद रखने की है कि N की वैल्यू दोनों में बराबर ही होनी चाहिए। अगर वो 2s2 है वो 3sp तो 3p2 होना चाहिए, 3p2 3 4 जो भी है। यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ भी 1 होना, 1 तो ऑब्वियसली 1p नहीं हो सकता ना, तो यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। सर यस सर एक एग्जांपल दे। सर 1p क्यों नहीं होता, 2p क्यों होता है? ओह ओके बेटा, 1p इसलिए नहीं होता, 1p इसलिए नहीं होता क्योंकि देखो जितने हमारा नंबर ऑफ शेल होता है, जैसे शेल नंबर 1 है, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही आपको मिलेगा, सिर्फ S। अगर शेल नंबर 2 है तो इसके अंदर आपको S और P मिलेंगे, D भी नहीं होगा। अगर 3 है, तीसरा है, तो इसके अंदर आपको S, P और D भी मिलेगा। अब जरा आप बता दीजिए 4 के अंदर कौन कौन से होंगे, S, P, D और SPD वेरी गुड, ठीक है। तो इसलिए नहीं होता जी, पहले वाले में P इसलिए नहीं होता। ओके सर, ठीक है। हाँ, तो हम P की बात, अरे समझ में आया जी जर्नलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P का। NS2 ये 2 हमेशा याद रखना, ये 2 ही रहेगा, ये 1 नहीं होगा कभी। ओके, NS2 एंड NP 1 से 6। आ जाओ जी D के अंदर, D ब्लॉक। बेटा अब लिख दो, P ब्लॉक का ये P ब्लॉक का क्या है?
पी ब्लॉक का क्या है? एग्जाम्पल दे दो, पी ब्लॉक की एग्जाम्पल दे दो। कोई बात नहीं जी, एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ओके, बस नहीं शिफ्ट कर दी। 3p5। तो मुझे ज़रा बताओ एक बार, इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? जल्दी से बता दो। 7 7 बच्चों, 7। देखो पूरे 3 के अंदर आखिरी वाला तो 3 ही है ना, आखिरी वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होते हैं। तो ये हो गया हमारे 7 हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ज़रा एक बात बताओ, अगर 7 हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो अब देखो ये तो इनर इलेक्ट्रॉन हो गए, और आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं देख लो जी, 3s2 और 3p5 है। अरे 1 से 6 के बीच में वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा पी ब्लॉक प्रूफ करता है। ओके ओके सर। यस सर। ओके, अब हम डी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों डी के लिए हमेशा याद रखना, अब याद होगा आपको भाई डी के लिए हम कैसे करते थे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d10। अरे यस और नो? यस सर। यस तो बच्चों याद रखना। अच्छा एक बात और आपने याद रखी होगी, एक बात आपने ज़रूर याद रखी होगी, क्या कि सर कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि 4s1 और 3d10 हो जाता था, और 4s1 और 3d5 भी हो जाता था। अरे याद है या नहीं? थोड़ा सा स्क्रीन मूव करें। क्रोमियम। कब होता था? अरे भाई कॉपर के अंदर ऐसा हो 24 जाता था, 29। और ये क्रोमियम के अंदर ऐसा हो जाता था, क्रोमियम है ना? तो अब इसका मतलब ये है 4s के अंदर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसका जो जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखते हैं वो अंदर के इलेक्ट्रॉन तो हमने ऐसे लिख दिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम NS 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। इसके बाद हम जो D लिखेंगे, मैंने क्या बताया था जी, इसके बाद जो हम D लिखते हैं वो कैसा वाला D होता है? कैसा वाला D? n-1। वेरी गुड, n-1 वाला। इसीलिए n-1 क्यों भाई, 4 के बाद 3 लिखना है ना हमें, तो इसलिए n-1 का D, और इस D के अंदर 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये है हमारा D ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जर्नलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अरे समझ में आई बात यहाँ तक? कोई है जिसको ये वाली बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, बोल दो। सर जो आपने ऊपर अभी एग्जांपल लिखा है ये 3d10 इस ब्लैक में, सर उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आप बताइए कितने होंगे सर 12। इस वाले में? 2। अरे इस वाले में 11 हो गए ना। तो 3D है असल में। देखो होता क्या है, आपने अगर मेरी पहली क्लास, शायद पहली या दूसरी, जब मैंने पेनिट्रेशन और शील्डिंग के बारे में बताया था, होता क्या है, जो 3D जो होता है ना वो बाहर आ जाता है और 4s अंदर चला जाता है। किस वजह से? मल्टी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए उनका रिपल्जन और डिस्टर्बेंस ऐसा होता है, शील्डिंग होने लगती है, बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट होते हैं, अभी शील्डिंग भी पढ़ेंगे आगे जाकर। तो उस वजह से डी ना बाहर आ जाता है, तो डी जो होता है वो भी हमारे बाहर के इलेक्ट्रॉन में ही काउंट होता है। तो इसलिए इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल 11, और इसके अंदर होंगे जी 6। सर होने तो 12 चाहिए ना? क्यों बेटा, क्यों 12 होने चाहिए? सर ऊपर वाले में 4s2 3d10। अच्छा ऊपर वाले की बात हो रही है, इसमें तो 12 ही है, इसमें तो 12 ही है। मैं तो इसकी बात कर रहा था 4s1 3d10 की। इसमें 11 है। ओके, सर इसमें 3p6 आएगा। दोबारा बोलिए बेटा। यस सर, इसमें 3p4 लिखा हुआ है एग्जांपल। सर आप 3p4 लिखते हैं। अरे यार गलती से लिख दिया 3p6। ठीक है जी, जर्नलाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ में आए सबके? यस सर। बिल्कुल पक्का, किसी को कोई परेशानी तो सर नहीं है? एक बार हाँ एक बार एग्जाम्पल करा रहे हैं, एग्जाम्पल करा रहे हैं। प्रेजेंट बता दीजिए। क्या बता दूं बेटा? डी ब्लॉक में कौन? अच्छा डी ब्लॉक में कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ,
1s2 2s2 सर 2 इसमें पी नहीं लिखते। क्या बेटा? सर पी पी नहीं लिखते, डी के बाद आता है ना पी। ऑफ प्रिंसिपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। ओके, ओके सर। जब ऑफ प्रिंसिपल के Yes. हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इस तरीके से भरते हैं। ओके चलिए जी, ठीक है। हाँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d हम लिखेंगे 8। ठीक है जी, तो ज़रा बता दो भाई, ये हो गए हमारे बाहर के इलेक्ट्रॉन। तो 4s2 और 3d 8। आ जाओ जी, आ जाओ देख लो। पहले तो चौथा सर्च कर लो जी, चौथा कौन सा है? यही वाला होगा जी चौथा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4, तो 4s2 तो ये ख़त्म, और 3d 8। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 निकल हो गया जी। निकल। अरे इजी है यस सर। सर। Yes, n sir. माइनस वन। Yes, sir. अच्छा जी, अभी करते हैं n-1। सर डी के लिए क्या रूल था? क्या बेटा? डी के लिए, डी के लिए ये रूल था कि हम जो भी n वैल्यू होती है ना, d उससे एक कम होता है हमेशा। अरे यार, ये तो मतलब सिंपल सी बात है। हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं 4s के बाद 3d लिखते हैं ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे आने पे एक वैल्यू कम हो रही है n की, तो इसलिए जर्नलाइज लिखने के लिए मैंने यहाँ n लिख दिया, यहाँ n-1 लिख दिया। बस कंफ्यूज नहीं होना। आप जब अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखवाया है जर्नलाइज कराने के लिए कि अगर कभी भी यहाँ पर आपको, मान लो यहाँ पर आपका 5s2 और 4d3 आ गया, तो आप कैसे लिख लोगे? अरे भाई, ये तो लिख लोगे 5s2 4d3। ज़रा बताओ एलिमेंट का नाम। 5s2 4d3 बता दो जी। 5s2 5 तो ये हो गया, 5s2 s तो ये गुजर गए, और 3 ये हो गया हमारा नियोबियम। ओके यस सर। सर डी के फॉर्मूला में n-1 में n कहाँ से आता है? बेटा, n जो होता है ना, वो हमारा वो होता है शेल। किस शेल की हम बात कर रहे हैं? जैसे आखिरी वाला शेल 4 है, तो हम जो 4s के बाद जो हम भरेंगे तो वो n-1 कर देंगे, यानी कि 3d भरेंगे, इसलिए आता है। सर इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। जी जी, इसका एग्जांपल फिर से ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 ले लीजिए। अपने आप ही एक कम हो जाएगा जब आप ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से ये भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 के अंदर मतलब फोर्थ वाले जो शेल है, अब आखिरी शेल कौन सा है इसमें? फोर्थ है ना, तो इसका मतलब n की वैल्यू आ गई 4। अब n-1 की वैल्यू तो अपने आप 3 हो गई, इसलिए ये 3d1 है। चीज़ों को लिंक करिए, इसको लिंक करिए ऑफ प्रिंसिपल से। ऑफ प्रिंसिपल अचानक से वहाँ 4s के बाद 3d पर पहुँचा देता था। अब यहाँ पर तो आपको दिख रहा है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि अचानक से 4s जो है वो 3d में जा रहा है। ओके, यस सर। और कोई सवाल किसी का? सबके समझ में आ रहा है? यस सर। ऑल इज गोइंग वेरी नाइस। यस सर। यस सर। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे पर्सनली बात करनी है मुझे पेपर को लेकर, तो मिलते हैं फिर, जल्दी मिलते हैं।
ठीक है। हाँ, सवाल अच्छा है वैसे, बच्चे ने सवाल अच्छा है। सर कितने लोग पास हैं? पास देखो यार, मैं 50% बच्चे पास हैं, इसका मतलब 50%। ठीक है, आगे आते हैं। सर आप तो डरा रहे हैं। नहीं बेटा, डरने की बात नहीं, इसे हम धमकी समझें या चेतावनी, जो दिल करे समझ लें। हाँ जी, 50% बच्चे सच में पास नहीं हैं। ठीक है। हाँ, रोल नंबर वाइज ऑब्वियसली यार, रोल नंबर वाइज ही चेक किए हैं। हाँ, सर कितने परसेंट? आधे बच्चे पास हैं सिर्फ, हो सकता है कम भी हों। अभी तक जो मैंने चेक किया है ना, अभी तक सबसे कम मार्क्स मिले हैं मुझे 5.5 70 में से, और हाईएस्ट अभी तक जो मिले मुझे वो 62.5। सर आपने कितने चेक कर लिए पेपर? मैंने अभी तक 35, रोल नंबर 35 तक चेक हुए हैं अभी। ओके। कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आगे से ध्यान रखा जाए ज़रा। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम बात करते हैं 30 to 35। 62.5 किसके हैं? अरे बता देंगे जी, सब बता देंगे। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरी लिस्ट घर पे है। लिस्ट और पेपर सब घर पे रखे हुए हैं मेरी टेबल पर, तो इसलिए अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, आ जाती है। आगे आते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था कि जी जितने भी हमारे एटॉमिक नंबर होते हैं 100 से ऊपर वाले, ठीक है, आमतौर पे अब तो सबके नाम दे दिए हैं वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर 100 से ऊपर वाले जितने भी हैं उनको IUPAC ने, IUPAC इन्होंने एक रूल दिया है, जिस रूल से हम इनकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, आ जाओ जी, कैसे करते हैं। अब ज़रा इन एब्रीवेशंस को आप लिख लीजिए। ये है हमारा डिजिट, ये है हमारा नेम, और ये है एब्रीवेशन। ठीक है जी। ज़ीरो के लिए हम यूज़ करते हैं UN, अन, सॉरी अन होता है 1 के लिए। ज़ीरो के लिए हम यूज़ करते हैं नील, और एब्रीवेशन है इसका N। 1 के लिए हम होते हैं अन, UN, इसका है U। 2 के लिए हम करते हैं बाई, इसका है B। 3 के लिए ट्राई, इसका है T। 4 के हम करते हैं क्वाड, इसके लिए Q। 5 के लिए पेन, इसके लिए P। इसके लिए हेग्स, H। सेप्ट, S। ऑक्ट, O। नॉन, N। ओके। सर 0 और 9 दोनों हैं। क्या बेटा? हाँ, एक मिनट। इस सर सॉरी 9 का N आएगा। हाँ, सॉरी 9 के लिए N होता है, ENN। इसके लिए हम यूज़ करते हैं E।
लिख लिया जी सबने? सर ये है क्या? फिर बताता हूँ, फिर बताता हूँ। पहले लिख लीजिए आप आराम से, फिर बताता हूँ। लिख लिया जी? यस सर। यस ओके। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, भाई ऐसा है मेरे पास एक एटॉमिक नंबर है 104, ओके, इसका आपको नाम कैसे देना? देखो सुनो और गौर से देखो, आपको एक एक डिजिट देखना है। ये पहला है डिजिट 1, दूसरा है 0 और तीसरा है 4। पहले वाले को सेम लिख लो, दूसरे वाले को भी सेम लिख लो, और आखिरी वाले के नाम के आगे IUM लगा दो। पहले वाले को सेम, दूसरे को सेम, चौथे वाले का नाम पूरा लिख के IUM लगा दो। बताओ जी क्या नाम होगा? 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे जी? अन। O के लिए क्या यूज करेंगे जी? नील। और 4 के लिए अनिल कोडियम। अनिल क्वाडियम। वेरी गुड, अनिल ओके। ये सच में कोई एलिमेंट है? हाँ बिल्कुल होता है भाई, ये आयुपेक नेम है उसका। अब जैसे फॉर एग्जांपल इथेनॉल सुना है? यस सर। यस सर। इथेनॉल एक आयुपेक नेम है, यस यस। उसको हम आमतौर पे अल्कोहल यूज करते हैं। एसीटोन सुना है? एसीटोन, यस यस। सर। अरे नेल Yes, पॉलिश yes. रिमूवर आपका। तो एसीटोन जो होता है उसका आयुपेक नेमिंग क्या है? प्रोपेनॉन। तो असल में नाम कुछ और हो सकता है और आयुपेक नेमिंग कुछ और हो सकता है, ओके। तो 104 वाला है, बेशक होगा, और उसका नाम देखो यहाँ लिखा होगा नाम। ये है रदरफोर्डियम, इसका मेन नाम ये है, ठीक है। आगे आते हैं जी, जरा बताओ 105 का नाम बताओ। अरे 105 अनिल का नाम पेंटियम। बताओ। वेरी गुड, अनिल पेंटियम। अनिल पेंटियम। 106 का? अनिल हिक्सन। अनिल अनिल हेक्सियम। हेक्सियम। अरे कोई है जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? सर मुझे ओके, बताइए आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई? हम देखिए क्या करेंगे, देखिए मैं बताऊं। जैसे मैंने 105 बोला, तो 105 मैंने बोला, तो आप क्या करेंगे? आप 1 लेंगे, 0 लेंगे, 5 लेंगे, और तीनों के नाम लिख लेंगे। पहले भाई अब बताइए ज़रा, 1 का क्या नाम लिखा है मैंने यहाँ पे? अन। अन लिखा है। 0 का क्या नाम लिखा है यहाँ पे? नील। नील। और 5 का क्या लिखा है नाम? पेन। पेन। और आखिर में हमेशा हम क्या लगाते हैं? IUM, EM। तो क्या नाम हो गया जी इसका? अनिल पेंटियम। अनिल पेंटियम। अनिल पेंटियम। ठीक है, जरा बताइए 111 का नाम बताइए। यस यस अनियम। अनोनियम, ओके, अनन। ठीक है, ओके। अगर हम बात करें 190 का? 190। यस 190। अनएनियम। अनिलियम। ओके ग्रेट। अरे भाई ये समझ में आया? यस सर। अब Yes, इनका sir. देखो, अब इनका नाम Yes, तो लिख sir. लिया, अब इनका नाम तो लिख लिया।
अब अगर नाम लिख लिया तो कोई ना कोई इसका वो भी होता है जी, सिंबल भी होता है। अब जो एब्रीवेशन जो लिखा है मैंने वो उनका सिंबल है। अब वो सिंबल कैसे लिखोगे आप देखो ज़रा। ये इसकी बात करते हैं हम, अन नील कॉर्डियम की। तो देखो मैंने क्या बताया जी, ये एब्रीवेशन है, अन का है जी, अन का क्या होता है यू, तो पहला वाला लिखो कैपिटल, दूसरा क्या है जी नील तो एन, और आखिरी वाला क्या है क्यू तो क्यू। ये हो गया जी इसका सिंबल। ठीक है सर तो एब्रीविएशन से क्या किया हमने? एब्रीवेशन को हमने अरे भाई एब्रीवेशन ही तो है। 104 का तो 1 0 और 4, तो ये हो गया यू एन क्यू, यू एन क्यू। 105 का आप लिखो जरा, यू एन पी। 190 का बताओ जल्दी से, यू एन। 111 का बताइए आप, यू। अच्छा नाम है ना। ठीक है, अरे समझ में आया भाई सबको ये? हाँ जी, सिर्फ 100 से आगे के लिए है ये। आमतौर पे 100 भी नहीं, 103 से आगे के एलिमेंट्स के लिए होता है जो आपकी एनसीईआरटी जो कहती है। आप आज के टाइम पे तो 118 तक नाम है यार। ठीक है, तो है तो ठीक है, IUPAC नेमिंग है। अगर आप मान लो आप बड़े होकर साइंटिस्ट बन गए और कोई नया एलिमेंट कर दिया तो उसका IUPAC नेम ऐसे दे देना, और जब उसके कॉमन नेम की बात आएगी तो अपने नाम से दे देना जी। जैसे मैं अगर बाद में जाकर अगर एलिमेंट वगैरह बनाऊं तो मैं क्या रखूंगा, एडिलियम। ठीक है। हाँ ठीक है सर। जी हाँ सर पीरियोडिक टेबल में 103 एलिमेंट कौन सा है, कहाँ है? 7th पीरियड में पहला डी ब्लॉक का एलिमेंट वही है 104 नहीं, कौन सा पूछा आपने? 103। यस 103 है एफ ब्लॉक के अंदर नीचे सबसे आखिर में, लॉरेंशियम। यस सर मिल गया। सर हमारी बुक में इनके नाम नहीं लिखे हैं नीचे। असल में जो आपकी बुक है ना वो थोड़ी पुरानी वाली है, वो उसमें यू ऐसे करके शायद नाम लिखे होंगे, मुझे ध्यान नहीं है एनसीईआरटी के अंदर कैसे लिखा हुआ है। नो सर ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, खाली सिंबल बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना नीचे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब जैसे ही देखो ये है UUT अन ट्रायम, ऐसे ये है UUP अन पेंटियम, है ना। अच्छा ये अब ये जो है जैसे ये है लीवरमोरियम, टेनीज, तो ये सारे किसी न किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिए है ना, तो इसलिए ये सब लिख दिया है यहाँ पर। ये अभी 100 तो सर ये जो जी हाँ बोलिए सर, ये जो UUP है ये डिस्कवर नहीं हुआ है अभी? हाँ अभी तक मतलब इसका कोई वैसा वो नहीं मिला है, ठोस सबूत नहीं मिला है। कह सकते ये पता है आपको, ऐसा लग रहा होगा कि ये इतनी आसानी से मिल जाते हैं, ये है वह है। ये सिर्फ और सिर्फ माइक्रोग्राम्स मिलता है, सिर्फ माइक्रोग्राम्स कहीं पर मिलता है, बल्कि ये मिलता भी नहीं है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है। ठीक है जी, लैब में बनाया जाता है, बहुत ज़बरदस्त बड़ी बड़ी लैब होती हैं, रिसर्च लैब, वहाँ बनाया जाता है, आर्टिफिशियली बनाया जाता है और बन जाता है। और अगर ज़रा सा भी स्टेबल हुआ तो उसका नाम दे दिया। अदरवाइज़ ये वाले जितने भी नीचे वाले एलिमेंट्स हैं ना, ये स्टेबल होते ही नहीं हैं, इनको निकालते ही ये अपने आप ख़राब होने लगते हैं और बहुत जल्दी ये ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा जी एटॉमिक, एक मिनट, कहाँ है आपका प्यारा दोस्त, कहाँ है भाई, ये हैगा आपका प्यारा दोस्त, एटॉमिक नंबर 92, सब जानते हैं इसको, हाँ जी यूरेनियम। जब यूरेनियम डिके होने लगता है, डिके का मतलब अपनी ज़िंदगी पूरी कर जाता है, जिसको हम कहते हैं इसका हाफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी को पहुंच जाता है, तो ये डिके होने लगता है, ये टूटने लगता है, और ये टूट कर इसके अंदर से इसका न्यूक्लियस टूट जाता है, और न्यूक्लियस से इसके कुछ प्रोटॉन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी टूटने को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। अरे भाई फिजन सुना है? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, मतलब टूटना, न्यूक्लियस का भी टूट जाना। तो जो यहाँ पर हम केमिकल जो फिजन की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूरेनियम यूज़ होता है
तो यही यूरेनियम होता है जो कि उसका न्यूक्लियस टूट जाता है, जिस वजह से उसके अंदर हीलियम निकल जाता है और थोरियम बच जाता है, और वो थोड़ी दिन बाद सर वो फिर भी उसी टूटने से रेडियो एक्टिविटी एमिट होती है। एग्जैक्टली वही उसमें से फिर एनर्जी जो निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। यस सर। ठीक है, और ऐसे ही ये सारे के सारे जितने हैं इन सब की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब ज़िंदगी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं। ठीक है सर जी? तो सीधा 91 92 यूरेनियम आ गया था, 91 तो है ही नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं है भाई 91? ये है नहीं। अच्छा 9, अरे यार सॉरी, ये जो ये पीरियोडिक टेबल में कुछ मिस्टेक है, ये जो बनी हुई है इसके अंदर, ये पीए जो है ना, प्रोटेक्टिनम, ये जो है ये 91 है। थोरियम होता है 90 दो बार लिखा हुआ है ना इसमें, इसलिए। सर जी सर यूरेनियम के नीचे 5F3 6D1 और 7S2 लिखा हुआ है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही है इसका। जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें पढ़ेंगे ना F इसके बारे में, है क्यों? हम बताएंगे उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी उसकी टेंशन मत लीजिए। मैं मानता हूँ कि जो एफ ब्लॉक जो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीड है, इसके अंदर थोड़ी सी आपको अजीब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़रूर दिखेंगे, लेकिन उसकी अभी टेंशन ना लें। अभी जैसा है, अभी जब डी तक आपके समझ में आ रहे हैं तो और डी तक कर लीजिए। जब एफ के बारे में बात करेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ लेंगे। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, ओके इसलिए मैं सर। मना कर रहा हूँ। अभी आपको इतना ही कन्फ्यूजन लगा कि सर कॉपर के अंदर 4s1 और 3d10 क्यों हो गया, है ना, तो इसलिए। तो IUPAC ने भी समझ में आई जी? यस सर। यस सर। सबके किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है? चलो जी, वेरी गुड वेरी गुड। अब लिखिए आप नेक्स्ट टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी भी लिख सकते हैं और एंथैल्पी भी लिख सकते हैं। एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IE भी लिख लेते हैं कभी कभी। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, देखो याद रखो हमेशा, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब क्या बना रहा है, ये आयनाइज कर रहा है किसी कंपाउंड, किसी एटम। इसका मतलब किसी एटम को क्या बना रहा है, एक आयन बना रहा है। और एटम को एक आयन बनाने के लिए उसके अंदर से सबसे बढ़िया तरीका है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो हमेशा याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है IE, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या होता है जी? निकलता है। जैसे सोडियम है हमारे पास, अकेला सोडियम है, सोडियम क्या करेगा जी, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और Na+ बन जाएगा। ये हो गया जी, इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयनाइजेशन हो गया। अब आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है सर? ज़रा डेफिनेशन पे गौर किया जाए। लिखो जी डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी, द अमाउंट ऑफ द, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ज़रा एक बात बताओ, इसको एनर्जी चाहिए या ये एनर्जी ले लेगा? इसको एनर्जी चाहिए या ये एनर्जी देगा? It will emit energy. require an energy to raise an electron. हाँ, अब ज़रा देखो, अगर भूल गए तो क्या करोगे? जो चीज़ इलेक्ट्रॉन निकाल रही है वो एनर्जी लेगी, और जो एनर्जी, फॉर एग्जांपल इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये क्या करेगा जी, एनर्जी को लेगा। तो इसमें आप लिखोगे द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स गैशियस आइसोलेटेड स्टेट। ये वर्ड लिखना ज़रूरी है, गैशियस आइसोलेटेड स्टेट। The amount of the energy required, amount of the energy required to remove an electron
to remove an electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom in its ground state, अपनी ग्राउंड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट वर्ड लिखना, आइसोलेटेड गैशियस एटम लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी, मत भूल जाना इसको। डेफिनेशन में ये चीज़ आइसोलेटेड गैसियस आइटम मतलब क्या होता है? बताता। आइसोलेटेड गैशियस एटम का मतलब होता है कि एक ही एटम होना चाहिए, एक ही एटम अकेला होना चाहिए और गैशियस फॉर्म में होना चाहिए। देखो असल में रीज़न क्या है, रीज़न मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए। एक ही टाइप का एटम होना चाहिए। क्या बेटा? एक ही टाइप का एटम होना चाहिए। एटम तो एक ही टाइप का ही होगा ऑब्वियसली यार। यस सर। मैं बताता हूँ गैशियस आइसोलेटेड का मतलब क्या है और क्यों लिखा है। सबसे पहली बात, जो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं ना। अब एक इलेक्ट्रॉन एक ही एटम में से निकालेंगे तो इसका मतलब इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। एटम हमें अकेला चाहिए। सबसे पहली बात, कितने एटम चाहिए जी? अकेला एटम चाहिए, इसलिए आइसोलेटेड। और दूसरी बात, गैशियस मैंने यूज़ किया तो ये याद रखो, जब इस एक एटम को निकाल कर मैं गैशियस स्टेट में कर दूंगा तो आसपास के एटम उस पर अपना कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, जिस वजह से हमारे पास एक्यूरेट एनर्जी आएगी बिल्कुल। अरे समझ में आई बात? अरे समझ में आई बात? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा है, कभी भी किसी एक एटम की इस एटम की इलेक्ट्रॉन निकालने पे कितनी एनर्जी हम देंगे, यही तो होती है ना आयनाइजेशन एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम को सॉलिड स्टेट में लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, क्या मैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ? खुद सोचना ज़रा। पूरे सॉलिड में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा सिर्फ एक एटम में से? नो सर, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो इसको मुझे पहली बात तो आइसोलेट करना पड़ेगा, एक एटम अलग करना पड़ेगा, ठीक है। और जब एक एटम में अलग करूँगा तो ऑब्वियसली वो गैसियस स्टेट में ही होगा, सॉलिड स्टेट में तो होगा ही नहीं। तो इसलिए हम लिखते हैं। सर इसे आइसोलेट इस मेथड से करेंगे। अब वो मेथड उसके अलग अलग हो सकते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को गैसियस स्टेट में कर देते हैं ना तो वो अपने आप आइसोलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम को मैं गैस स्टेट में ले जाऊं तो क्या होगा? सोडियम के एटम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो आइसोलेट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो लिखते हैं गैस लिख देते हैं इस जगह, और ये भी गैसियस फॉर्म, ठीक है जी। तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस स्टेट इन इट्स ग्राउंड स्टेट, अपनी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए, एक्साइटेड से नहीं। ये हो गई हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर किसी को फर्क, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम है आयनाइजेशन एनर्जी में? सर ये इक्वेशन समझ नहीं। इक्वेशन? अरे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है बस, ठीक है। वो हिरोशिमा नागासाकी कहाँ से आ गए? हाँ वो प्लूटोनियम यूज़ हुआ था उसमें। सर आइसोलेट प्रोटीन में भी ऐसा होता है? अरे भाई प्रोटीन कहाँ से आ गया? प्रोटीन तो पूरा मॉलिक्यूल है मेरे भाई, प्रोटीन तो पूरा मॉलिक्यूल है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। इतना आसान मॉलिक्यूल नहीं है जो आप मीथेन ईथेन प्रोपेन पढ़ते हो, इतना आसान नहीं है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। प्रोटीन में बताता हूँ, देखो अमाइनो एसिड्स होते हैं तो बहुत सारे अमाइनो एसिड की पूरी चेन मिलाकर एक प्रोटीन बनता है। फिर उस प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, फिर उसकी सेकेंडरी फोल्डिंग होती है, फिर उसकी टर्जरी फोल्डिंग होती है, फिर उसकी क्वाटरनरी फोल्डिंग होती है, फिर जाके प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार होता है। तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल तो आज तक अभी तक प्रोटीन का पूरा सीक्वेंस कोई मालूम कर ही नहीं पाया कि प्रोटीन का हम कैसे पूरा सीक्वेंस क्या होता है उसका। आप बायो के भी टीचर हैं क्या? हाँ जी मान लो भाई, मेरे पास भी बायो थी। अमाइनो एसिड भी, हाँ पीसीएम भी। अमाइनो एसिड्स हम बना सकते हैं ना,
आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, कुछ मेथड्स हैं, HVZ रिएक्शन है जिसके अंदर हम अमाइनो एसिड बनाते हैं, केमिकल लैब में बना सकते हैं अमाइनो एसिड्स, बिल्कुल बना सकते हैं जी भाई। अमाइनो एसिड जो होता है वो एक मॉलिक्यूल ही तो होता है, ठीक है, तो बना सकते हैं। खैर, अब मुझे यहाँ तक बता दीजिए किसी को कोई डाउट है या नहीं है, कितने मीटर की चेन No होती doubt. है? अरे वो तो यार इतना तो मुझे मालूम नहीं है, इतना तो आइडिया नहीं। सर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में क्या डिफरेंस है? सर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। हाँ ये होता है यार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है वो हमारी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और स्पेशली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के स्केलेटन की जितनी भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल में कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट्स के बारे में जो पढ़ाई होती है वो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होती है। ये इनऑर्गेनिक के अंदर ही मेटलर्जी वगैरह आती है, मेटल्स के बारे में ये सब। फिजिकल केमिस्ट्री जितनी होती है वो हम कॉम्पिटेट करते हैं कि कितनी रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है, और रिएक्शन की हमारी क्या नाम है कितनी पीएच है, और क्या नाम है कितनी देर में रिएक्शन ख़त्म होगा, कब शुरू हुआ था, है ना, ये सब इसमें होता है। ये जब अभी 12th में वो है, अभी आपका 12th में क्या, भी 11th में इक्विलिब्रियम आएगा, थर्मोडायनेमिक्स आएगा। थर्मोडायनेमिक्स का क्या मतलब है जी? एनर्जी, हीट का एक्सचेंज होना, हीट का निकलना और हीट का एंटर होना। थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन होता है रेफ्रिजरेटर्स में, कूलिंग में और हीटिंग में, ठीक है, और इंजन्स में, इन सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेशन है? नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ मतलब आप चाहो तो उसको रिलेट कर सकते हो, क्योंकि देखो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आइसोलेटेड गैसेस स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं आप, वो लाइट आप दे रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो है। लेकिन सर व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, हम जो ये पढ़ रहे हैं ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री अबाउट ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ओके, एवरीथिंग एक्सेप्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सर चैप्टर 1 एंड 2 किस टाइप के हैं? भाई चैप्टर नंबर 1 जो है आपका वो फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी थोड़ा उसका पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आता है और थोड़ा इनऑर्गेनिक में आता है, तो मतलब अभी सब चल रहा है, ठीक है। ओके चैप्टर 3 इनऑर्गेनिक, हाँ नेक्स्ट भी इनऑर्गेनिक ही है, जो केमिकल बॉन्डिंग है वो भी इनऑर्गेनिक में ही आता है, और इसके बाद जो है आपका इक्विलिब्रियम वगैरह वो सब उसमें आएगा आपका फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमारा इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर के बाद परवेज साहब आपको कंटिन्यू करेंगे, परवेज सर, तो वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट लेंगे। उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊँगा हाइड्रोजन और क्या नाम है पी ब्लॉक वगैरह लेकर, तो चलता रहेगा। और किसी को कोई डाउट है अभी तक जितना आज हमारा था उसमें? किसी को कोई डाउट है? सर आप इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे? जी हाँ, मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा, I'll take inorganic part of your syllabus. किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ परवेज सर ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों लेंगे आप। हमें इस चैप्टर के लिए कितने एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए? इस चैप्टर में सबसे बढ़िया बात यह है आपको एटॉमिक नंबर पता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पीरियोडिक टेबल में आपको पोजीशन थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ तो कैल्शियम कहाँ पर है, ठीक है, वो उसका आइडिया होना चाहिए आपको। एटॉमिक नंबर से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है फिर। सर एटॉमिक नंबर 20 तक याद हो इनफ है ना?
एटॉमिक नंबर 20 तक, हाँ मोर देन इनफ है। अगर 30 तक हो जाए तो और बढ़िया है। आपके स्टूडेंट्स कौन कौन सी कंट्रीज़ में? मैक्सिमम गल्फ कंट्रीज़, 2-3 यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस में। ओके ठीक है, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पर।